नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों लोग थर्ड ईयर आर्ट्स। बच्चों, हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें बात कर रहे थे गांधी के असहयोग आंदोलन की। 1915 में भारतीय राजनीति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की का प्रवेश होता है और 1917, 18 और 19 में क्षेत्रीय और विभिन्न विषयों पर वह आंदोलन करते हैं, चाहे चंपारण में नील सत्याग्रह हो, चाहे अहमदाबाद के मिल मजदूरों की हो, चाहे खेड़ा में हो, चाहे अहमदाबाद के मिल मजदूरों के साथ में बोनस की व्यवस्था, उनके जीवन यापन की व्यवस्था हो। 1920 में जो विभिन्न कारणों से, चाहे खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट, इन सब के कारण असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। सितंबर 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक ये आंदोलन चला और गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कांड से ये आंदोलन गांधी ने वापस ले लिया, क्योंकि एक संकल्प था कि इस आंदोलन में अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाएगा, और जब ऐसा हो ना सका तो गांधी जी ने यह आंदोलन वापस ले लिया। अब बात ये आती है कि जब जितने भी संगठन थे, चाहे वो मजदूर संगठन है, चाहे पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वकील एसोसिएशन है, चाहे बौद्धिक वर्ग है, चाहे राजनीतिक जागरूकता वाले क्षेत्र हैं, चाहे आम आदमी है, उन सभी ने इस आंदोलन में सक्रियता की भूमिका दिखाई। और ऐसा आभास होने लगा कि पहली बार 1857 के बाद में अगर कोई जनवादी आंदोलन सामने निकल कर आया है, और गांधी का नेतृत्व भी स्वीकार किया गया। उनके कथन को पत्थर की लकीर माना गया और आम जनता के मन मस्तिष्क में उनके सभी शब्द स्थान बनाने लगे। 1922 की से जब ये आंदोलन वापस ले लिया गया, उसके बाद एक स्थिति ये हुई। ये निश्चित है कि सुभाष चंद्र बोस के उस कथन को हम दोहराते हैं, जहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि जब आज़ादी अपने द्वार पर दस्तक दे रही थी, या आज़ादी का मार्ग खटखटा रही थी, और उसी समय में ये आंदोलन वापस ले लिया गया। और ये एक आलोचना का जो शब्द सामने आता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन चूंकि गांधी जी अपने सिद्धांतों पर अडिग थे और उन्होंने ये पहले भी कह दिया था, ये भी प्रतीत नहीं होता है कि असहयोग आंदोलन पूर्णतः स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता। ये निश्चित है कि उसमें एक जनवादी भावनाएं उपस्थित हुई, आम जनता के दिलों में इस आंदोलन ने अपना स्थान बनाया। लेकिन हम स्वतंत्रता के नज़दीक पहुंच जाते या स्वशासन के नज़दीक पहुंच जाते, ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्तिपूर्ण होगा, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत को दबाना या ब्रिटिश हुकूमत को की दमनकारी नीति को इस असहयोग से पूर्णतः विचित करना एक बहुत जटिल प्रयास था। अब 1922 के बाद में 1923 में स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ और देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ये गठन किया। ठीक इसी समय में 22-23 के उपरांत 26 तक महात्मा गांधी का शून्यकाल रहा। ये वह समय था जब आगे 1924 में जितने भी चुनाव हुए, जो उन सब में स्वराज्य पार्टी ने अपनी पताका फहराई और ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस से हटकर अब स्वराज्य पार्टी जो है राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। लेकिन ऐसा भविष्य में हम देखने को मिलता है कि ऐसा हो नहीं पाया। गांधी का काल ये थोड़ा सा एक तरीके से पृथकवादी का काल माना जाता है, या शून्य काल माना जाता है। और स्थिति ऐसी रही कि जब 1925-26 के बाद में ये राष्ट्रवादी आंदोलन, साइमन कमीशन, और उसके बाद में हम नेहरू रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और फिर गांधी के अगले अध्ययन का अध्ययन करेंगे, उस बीच में थोड़ा सा ये एक सामने होता है कि ऐसा इसके परिणाम क्या हुए। देखिए, परिणाम की सीधी बात है, यूरोपियन इतिहास से हमको समझना पड़ेगा कि जिस जगह पे यूरोपीय इतिहास में वे वर्साई की संधि लागू कराने के लिए ब्रिटेन सफल हो गया, युद्ध ऋण थोपने के लिए सफल हो गया, जर्मनी के वाइमर गणराज्य को नियंत्रित करने में सफल हो गया, उस ब्रिटिश हुकूमत से टर्की का जो धर्मगुरु था उसको अपदस्थ करने में सफल हो गया। उस ब्रिटिश हुकूमत से हम इस तरीके से पूर्णतः आज़ादी प्राप्त कर लेते। राष्ट्रीय आंदोलन था, लेकिन इस तरीके से प्राप्त कर लेते, ये भी एक थोड़ा सा संदेह में था। लेकिन फिर भी इस असहयोग आंदोलन की जो एक व्यापकता थी, कांग्रेस के अधीन गांधी का नेतृत्व था, और एक 1857 के बाद की जो क्रांति थी, वो बहुत स्पष्ट रूप से सामने दृष्टिगोचर होने लगी। और ऐसा माने जाने लगे कि असहयोग आंदोलन ने भारत के सभी वर्गों को, चाहे निम्न से लेकर श्रेष्ठतम तक, और सरकारी गैर सरकारी मजदूर संगठन, सभी को उसमें जोड़ा।
1925-26 के बाद में भारतीय राजनीति में परिवर्तन आता है और साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है और नेहरू रिपोर्ट आती है, जिसको हम आगे अध्याय में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर पूर्ण स्वराज्य की मांग के बारे में दिन पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको जो गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन और उसके गांधी जी की जो विशेष ये बातें हैं, ये असहयोग आंदोलन से संबंधित थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और ये एक बात निश्चित है कि अब भारतीय राजनीति में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी के विचार, गांधी के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया गया है। आम जनता में उसके शब्दों की अलग महिमा है, उसके शब्दों का अलग महत्व है। ये निश्चित हो गया था कि अब गांधी युग प्रारंभ हो गया है। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का काल, जहाँ पहले उदारवादी फिर उग्रवादी कहा जाता है, उसके बाद में अगर कोई काल कहा जाता है तो फिर वो गांधी युग कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में 3 बड़े आंदोलन हुए और अंततः 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। तो ये एक रहा। अब हम साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बारे में जहाँ तक हम बात कर रहे थे, हमको पता है कि लाला लाजपत राय का हुआ, फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू प्रतिवेदन दिया गया, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। उन दोनों बिंदुओं का अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके बीच में हम स्वराज्य पार्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो अगला जो मेरा अपना वीडियो होगा, मैं उसमें स्वराज्य पार्टी और उसके प्रभाव, उसके चुनाव के साथ साथ में साइमन कमीशन के बारे में हम बात करना सीखेंगे। धन्यवाद।